लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। वो आदमी जो कभी स्टेज पर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा दिखा करता था, एक दिन अचानक ही खबरों में खौफ का दूसरा नाम रोहित आर्या बनकर छा गया। एक पढ़ा लिखा टीचर जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, उसी ने अचानक कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और 17 मासूम बच्चों को हॉस्टेज बना लिया। आज एक सनकी शख्स ने 17 बच्चों और एक महिला को हॉस्टेज बना लिया। आर्या है, 17 बच्चों को बताया जा रहा है इसने बंधक बना लिया। उसने सीधे सीधे एक मंत्री का नाम लिया और कहा, मैं आतंकी नहीं हूं। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं मजबूर हूं। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, एक शिकायत थी। कह रहा था कि सरकार की नजरअंदाजगी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। आखिर महाराष्ट्र सरकार ने एक आदमी के साथ ऐसा क्या किया कि वो 17 बच्चों की जान का दुश्मन बन गया? क्या सच में सिस्टम ने एक आदमी को अपराधी बना दिया? आइए आज इस कहानी को हम एकदम स्टेप बाय स्टेप शुरू से अंत तक समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एक नॉर्मल सा टीचर रोहित आर्या कैसे पूरी दुनिया के लिए एक क्रिमिनल बन गया। कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियां हैं। 30 अक्टूबर 2025 मुंबई का पवई। सुबह से ही पवई इलाके का आरए स्टूडियो गहमा गहमी से भरा था। पिछले 5 दिनों से यहाँ एक नई वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहे थे और आज 30 अक्टूबर आखिरी दिन था। स्टूडियो के बाहर महाराष्ट्र के कोने कोने से आए करीब 100 बच्चों के माँ बाप इंतजार की कुर्सियों पर बैठे थे। उनके चेहरों पर उम्मीद और बेचैनी दोनों थी। हर कोई चाहता था कि उनका बच्चा सिलेक्ट हो जाए और फिल्मी पर्दे पर दिखे। सुबह के 10 बजे ऑडिशन शुरू हुआ। घंटे बीतते गए और लगभग 80 से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया गया। बचे हुए बच्चे, जो गिनती में करीब 17 थे, फाइनल राउंड के लिए अंदर रोक लिए गए। ये एक नॉर्मल दिन था। माँ बाप को पता था कि बच्चों को दोपहर करीब 1 बजे लंच के लिए बाहर भेज दिया जाएगा। फिर यही एंट्री होती है उस आदमी की जिसने ये सब ड्रामा रचा था, रोहित आर्या। एक पढ़ा लिखा शातिर दिमाग वाला बंदा, वही जिसने इस वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए बच्चों को बुलाया था। पिछले 5 दिनों से वो रोज आता, बच्चों को समझाता, टेक्निकल बातें करता। यानी स्टूडियो के लिए वो एक नॉर्मल चेहरा था जो वहां रोज आता था। लेकिन आज 30 अक्टूबर को उसका इरादा शूटिंग में मदद करने का नहीं, कुछ और ही था। दोपहर के करीब जब घड़ी की सुई 1 पर पहुंची तो अचानक से रोहित आर्या स्टूडियो के मेन गेट की तरफ तेजी से कदम बढ़ाता है। फिर अंदर से ही वो दरवाजा बंद कर देता है और किसी और के आने से पहले ही ताला भी लगा देता है। ये सब देखकर हॉल में मौजूद 17 बच्चे और उनके साथ एक सीनियर सिटीजन हैरान रह गए। अभी कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही रोहित ने जोरदार डरावनी आवाज में ऐलान किया, तुम सब अब मेरे हॉस्टेज हो। किसी ने आवाज निकाली तो अंजाम बुरा होगा। एक पल का सन्नाटा, फिर बच्चों में भगदड़ और चीख पुकार मच गई। लेकिन रोहित ने चिल्लाकर धमकाकर उन्हें चुप कराया। उस पल आरए स्टूडियो के अंदर कुल 18 जिंदगियां एक 19वें आदमी की मुट्ठी में कैद हो चुकी थी। आगे रोहित आर्या ने अपने मंसूबे के तहत तुरंत बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप को उसने कमरे में धकेलकर बंद कर दिया। दूसरे गुट के बच्चे उनके पास रखे गए जैसे वो इसके लाइव सील्ड हों। फिर उसने जमीन पर कुछ तरल पदार्थ यानी कि एक केमिकल स्प्रे करना शुरू कर दिया। यह केमिकल असल में इन्फ्लेमेबल था, यानी कि आसानी से आग लगाया जा सकता था। उसने सबके सामने अपनी जेब से एक गैस लाइटर निकाला और सबको धमकाया, अगर जरा भी गलत कदम उठाया तो मैं ये पूरी जगह आग लगा दूंगा और खुद भी इसमें मर जाऊंगा, इसलिए सावधान रहो। इतना ही नहीं, रोहित का प्लान इतना कच्चा नहीं था जैसे वो शौकिया किडनैपर हो और उसने ये कुछ कर दिया। वो जानता था कि पुलिस आएगी जब भी वो कुछ ऐसा करेगा तो
उसने स्टूडियो की दीवारों और सीढ़ियों पर छोटे छोटे मोशन सेंसर लगा रखे थे। ये सेंसर उसके मोबाइल फोन से कनेक्टेड था, यानी पुलिस अगर अंदर घुसने की कोशिश करती तो उसे तुरंत पता चल जाता। अंदर ये मौत का खेल चल रहा था, लेकिन बाहर बैठे माँ बाप को कुछ पता ही नहीं था। उन्हें बस ये अजीब लगा कि रोज 1 बजे लंच के लिए बाहर आने वाले बच्चे आज 15-20 मिनट बाद भी नहीं आए। कुछ पेरेंट्स की चिंता बढ़ी, वे स्टूडियो के अंदर जाने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजा तो अंदर से बंद था। ये 9 मंजिला इमारत जिसका नाम महावीर क्लासिक बिल्डिंग था, उसकी कुछ जगहों पर कांच की दीवारें लगी थी, पर उन दीवारों से भी अंदर का साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। फिर दोपहर के करीब 1:45 पे वो हुआ जिसने सभी माँ बाप के पैरों तले जमीन खींच ली। अचानक अंदर से बच्चों के रोने की चीखें सुनाई दी और फिर कांच की दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान उभरने लगे। बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। देरी ना करते हुए पेरेंट्स ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। मुंबई की सड़कों पर सायरन बजने लगे, पवई की गलियों में अफरा तफरी मच गई। पर सवाल यह था कि आखिर बच्चों को किडनैप क्यों किया गया? आखिर ये रोहित आर्या कौन था और चाहता क्या था? इन सवालों के जवाब अभी आ ही रहे थे कि करीब इसी समय रोहित आर्या ने अपना फोन इस्तेमाल किया और उसने स्टूडियो के अंदर एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। यह वीडियो पलक झपकते ही वायरल हो गया। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूंगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा जरूर। इस 2 मिनट लंबे वीडियो में रोहित ने खुद को पेश करते हुए कहा, मेरा नाम रोहित आर्या है, मैंने सुसाइड करने की जगह ये प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। वो सीधे शब्दों में कहता है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मेरी कोई पैसों की डिमांड भी नहीं है। मतलब ना दहशतगर्द है ना पैसे चाहिए, तो फिर उसे क्या चाहिए था? इसका जवाब आगे सुनिए कि वो क्या कहता है। आगे वो कहता है, मेरी डिमांड तो बहुत ही सिंपल है, मोरल है और एथिकल है। मेरे को ज्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मोरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। रोहित ने कहा कि उसे कुछ लोगों से बात करनी है, उनसे कुछ सवाल पूछने हैं जिनके जवाब उसे चाहिए। आगे वो कहता है, मुझे सिर्फ मेरे सवालों का जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। उसने ये भी कहा कि वो अकेला नहीं है, जो तकलीफें उसे हो रही है वो कई और लोगों को भी हो रही है। वो सिर्फ एक सॉल्यूशन चाहता है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना। प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूंगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा जरूर। फिर वीडियो के अंत में उसकी वही धमकी थी, स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी, यानी कि तुम्हारे तरफ से छोटी सी भी भूल मुश्किल पैदा कर सकती है कि मैं ये पूरे जगह को आग लगा दूं और उसमें मैं भी मर जाऊं। डिमांड्स क्लियर नहीं थी, लेकिन ये साफ था कि ये आदमी एक सिस्टम से जवाब मांग रहा था। इतनी ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनावने टीम को लीड कर रहे थे। उन्हें पता था कि बंधक बनाने वाला आदमी यानी कि रोहित आर्या 9 मंजिला महावीर क्लासिक बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर था। कांच की दीवारों से बच्चों का हल्का फुल्का रोना और हाथ दिखाई दे रहे थे। इंस्पेक्टर सोनावने ने वहीं से नीचे खड़े होकर चिल्लाकर रोहित से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए रोहित, हमें बताओ। जवाब में रोहित ने ऊपर से इंस्पेक्टर का फोन नंबर मांगा। फोन नंबर लिखा गया और कुछ ही सेकंड में पुलिस कंट्रोल रूम में उस नंबर पर कॉल गई। बिल्कुल बॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह, जैसा कि आपने जवान में देखा होगा, जैसा कि आपने थर्सडे नाम के एक फिल्म में देखा होगा। रोहित ने इंस्पेक्टर सोनावने से सीधे कहा कि उसे एक पॉलिटिशियन से बात करनी है। उसकी डिमांड थी कि शिवसेना के पॉलिटिशियन दीपक केसरकर, जो फॉर्मर स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके थे, उनसे बात करवाई जाए। सोनावने ने हिम्मत से जवाब दिया, रोहित तुम्हारे सारे इशू सॉल्व कर दिए जाएंगे, कोई भी एक्सट्रीम कदम मत उठाओ, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारी बात मानी जाएगी। सोनावने के अलावा डीसीपी दत्ता नालावड़े भी थे, जिन्होंने रोहित से बात की। उसे भरोसा दिलाया गया कि उसकी सारी मांगे पूरी होंगी, बस वो बच्चों को छोड़ दे। इसके बाद नेगोशिएशन उनके बीच शुरू हुआ।
शुरू में रोहित ने अपना सपोर्ट दिया, लेकिन जल्दी उसने अविश्वास जता दिया कि उसे समझ में आ गया कि कुछ होगा नहीं उसका। वो बार बार कहता रहा कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं है। अफसरों ने बाद में बताया कि उन्होंने करीब 2 घंटे तक उससे बात की। हालात को शांति से खत्म करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन रोहित बार बार गोली चलाने और आग लगाने की धमकी देता रहा। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस दौरान पुलिस ने पूर्व मंत्री केसरकर को कॉल भी किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। कुछ ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। रोहित अब और ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा था। पुलिस ने समझ लिया कि अब बात करने से काम नहीं चलेगा। हॉस्टेजेस को फोर्सफुली रेस्क्यू करने का फैसला लिया गया, पर महावीर क्लासिक बिल्डिंग के सामने से एंट्री लेना खतरनाक था, क्योंकि रोहित को मोशन सेंसर से अलर्ट मिल जाता। इसलिए पुलिस ने एक डिफरेंट प्लान बनाया जो कि काफी रिस्की था और एक तरह से आप देखें तो उनके लिए चैलेंजिंग भी था। प्लान ये कि बिल्डिंग के पीछे से घुसा जाए। फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी ने बिल्डिंग के पीछे की तरफ एक बाथरूम की खिड़की के नीचे सीढ़ी लगाई। वहां ग्रिल लगी थी जिसे काटने का काम शुरू हुआ। इधर इंस्पेक्टर सोनावने ने रोहित का ध्यान भटकाने के लिए अपनी बातचीत को और तेज कर दिया। हालांकि ग्रिल काटने की आवाज जो है वो धीमी थी, लेकिन ध्यान बटाना जरूरी था। जैसे ही बाथरूम की खिड़की की ग्रिल टूटी, मुंबई पुलिस की सबसे एडवांस यूनिट QRT यानी कि क्विक रिस्पॉन्स टीम के कमांडोज को अंदर भेजा गया। QRT वो कमांडोज होते हैं जिन्हें 5 से 10 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचने के लिए तैयार किए गए थे। यहां उनके पास AK-47 जैसे ऑटोमेटिक राइफल भी थे और अब वो स्टूडियो के अंदर घुस चुके थे, जहां QRT की टीम को असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल बागमरे लीड कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, रोहित आर्या ने अपनी एयर गन निकाली और तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हुए फायर करना शुरू कर दिया। इसी 1 स्लिप सेकेंड लम्हे में अमोल बागवरे ने इंस्टेंट डिसीजन लिया और उन्होंने अपनी गोली चला दी और वो गोली सीधे रोहित आर्या के छाती में लगी और वो वहीं गिर पड़ा। इसके बाद रोहित को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन चोट बहुत गहरी थी और वहां पहुंचकर रोहित की मौत हो गई। ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 35 मिनट तक चला और आखिरकार करीब 3 घंटे के बाद सभी हॉस्टेसेस बच्चों को सेफली बचा लिया गया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन एक सवाल हवा में तैर रहा था। ये रोहित आर्या कौन था? उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आखिर उसकी क्या मजबूरी थी? सरकार से वो ऐसा क्या सवाल पूछना चाहता था? जांच हुई और सच्चाई सामने आई, जो बहुत ही चौंकाने वाला था। रोहित आर्या कोई साधारण आदमी नहीं था, वो कोई हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल नहीं था। वो पुणे के सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और मुंबई के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ा लिखा था। उसकी अपनी एक मीडिया कंपनी थी, अप्सरा मीडिया, जो सामाजिक मुद्दों पर काम करती थी और ज्यादातर बच्चों से जुड़ी हुई होती थी। यह आदमी वही था जिसने 3 साल पहले स्वच्छता मॉनिटर इनिशिएटिव शुरू किया था। 2 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इस पहल को माझाशाला सुंदर शाला यानी मेरा स्कूल सुंदर स्कूल योजना के तहत ऑफिशियली इसे लॉन्च भी किया था। रोहित आर्या सिर्फ एक आइडिया देने वाला नहीं था, वो इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, यानी कहे तो उसका ही ब्रेन चाइल्ड था। उसकी तस्वीरें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई हाई प्रोफाइल नेताओं के साथ थी, जहां वो मंच पर उनके साथ था। तो सवाल ये है कि जो आदमी इतना पढ़ा लिखा, इतना कामयाब, पेशेवर, जिसकी पहुंच मुख्यमंत्री तक थी, उसने बच्चों को बंधक क्यों बनाया? अब देखिए, रोहित ने अपने वीडियो में डिमांड साफ नहीं की थी, पर उसकी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी कहानी खोल दी। मुद्दा था पैसा और क्रेडिट का। रोहित ने अक्टूबर 2024 में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उसने साफ कहा था कि उसने स्वच्छता मॉनिटर इनिशिएटिव के लिए लाखों रुपये खुद खर्च किए, लेकिन सरकार ने उसके काम का पैसा नहीं दिया। उसने दावा किया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसकी शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज का इस्तेमाल किया गया, पर उसे न तो क्रेडिट मिला और ना ही उसका मेहनताना। रोहित आर्या का दावा था कि महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट पर उसके करीब 2 करोड़ रुपए बकाया है और इतने पैसे के लिए उसने सब कुछ किया। जुलाई और अगस्त 2024 में उसने 2 बार दीपक केसरकर के बंगले के बाहर विरोध भी किया। अक्टूबर 2024 में उसने पुणे के पत्रकार भवन के सामने 26 दिन की भूख हड़ताल भी की। उसकी 5 मांगे थी, जिसमें सबसे पहले थी उसके काम का पूरा भुगतान किया जाए। इस हड़ताल के दौरान उसे दौरा भी पड़ा और उसे अस्पताल भी जाना पड़ा।
पर रोहित की हताशा अब चरम पर पहुंच चुकी थी। एक आदमी जो सिस्टम के लिए काम कर रहा था, जब सिस्टम ने ही उसे दरकिनार कर दिया तो उसने सबसे खतरनाक तरीका चुना, जो बच्चों को बंधक बनाना था। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार पर कई सवाल उठे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पेशेवर को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जवाब में महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी सफाई दी। उनका कहना था कि स्वच्छता मॉनिटर के पहले फेज जो कि 2022 में हुआ था, उसके लिए अप्सरा मीडिया को 9.9 लाख रुपए दे दिए गए थे। आगे 2023-2024 में दूसरे फेज के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर तो हुए, लेकिन रोहित ने कथित तौर पर बजट में ऐसे खर्चे जोड़ दिए थे जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट। इसलिए ये फेज लागू नहीं हुआ, या एक तरह से कहें कि मंजूर नहीं हुआ। फिर 24-25 में जब रोहित ने 2.41 CR का एक प्रपोजल रखा तो सरकार को पता चला कि रोहित की कंपनी कैंपेन में शामिल होने के लिए स्कूलों से रजिस्ट्रेशन फीस ले रही थी, जिसकी उसे परमिशन नहीं दी गई थी। फिर अगस्त 2024 में सरकार ने रोहित को आदेश दिया कि वो स्कूलों से लिया गया पैसा सरकारी खाते में वापस जमा करे और आगे से किसी भी स्कूल से फीस न लेने की लिखित आश्वासन दे। रोहित ने कथित तौर पर सरकार की ये शर्तें पूरी नहीं की, जिसके बाद ये पूरा बात ही खत्म हो गया उनके बीच। इस पूरे मामले पर पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने भी बयान दिया। उनका कहना था कि कोई भी सरकारी विभाग बिना दस्तावेज के पैसे नहीं देता और आर्या बिना दस्तावेज के पैसे मांग रहा था। केसरकर ने यह भी माना कि जब रोहित को विभाग से पैसे नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपनी जेब से उसे 7 और 8 लाख के चेक 2 बार दिए थे, और ये बात रोहित ने भी खुद मानी थी। यानी कुछ मिसकम्युनिकेशन और रोहित के एक गलत फैसले से सब बर्बाद हो गया, जो खुद उसकी अपनी जिंदगी थी। रोहित के मौत के बाद महाराष्ट्र के वर्तमान शिक्षा मंत्री ने पूरे मामले पर एक डिटेल रिपोर्ट मांगी, ताकि ये पता चल सके कि रोहित के दावों में कितनी सच्चाई थी। आगे पुलिस ने रोहित आर्या को अपने जांच में मेंटली अनस्टेबल भी कहा, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन कहते हैं मीडिया ने जब इस पर रोहित के पड़ोसियों और पत्नी से बातचीत की, उससे इन सवालों पर जवाब मांगा, तो उनका बयान बिल्कुल पुलिस की इस रिपोर्ट से उलट था। उनका कहना था कि रोहित एक शांत, संयमित और बिल्कुल नॉर्मल आदमी था, उसे कोई मानसिक परेशानी नहीं थी। तो आखिरकार क्या सच्चाई है? क्या इस पूरे प्रोजेक्ट में सही प्रोसेस का फॉलोअप नहीं हुआ, या क्या एक पढ़े लिखे सिस्टम से जुड़े पेशेवर के साथ सच में अन्याय हुआ, या फिर ये सिर्फ एक आदमी के मानसिक दबाव में आकर उठाए गए गलत कदम का नतीजा था? यह सवाल आज भी पवई के उन गलियों में गूंज रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस कहानी में कसूरवार कौन है? नीचे कमेंट में आप इसका जवाब जरूर लिखिएगा। और हाँ, अपने किसी भी मांग को मंगवाने का ये तरीका बिल्कुल भी जायज नहीं है कि आप किसी को हॉस्टेज बना लीजिए। ये सब फिल्मों तक ही रहे, एंटरटेनमेंट के लिए तो अच्छा है। असली जिंदगी में इसका क्या अंजाम होता है, ये आप आज की कहानी में देख चुके हैं। अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि अंत तक वीडियो देखने वाले हमारे वो प्यारे दर्शक कौन हैं। आगे अगले सफर में मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com।
लेट्स माइक अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।